everyone, welcome to my YouTube channel Study Time with Priyanka. So in this video we are going to discuss the remaining topics of chapter 1st of class 12 history book, The Story of the First City Harappan Archaeology. सो इससे पहले इसी चैप्टर का मैंने दो वीडियोस बनाए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. सो अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है देन प्लीज़ पहले उसको देख लीजिए. इवन पार्ट 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस वीडियो में हमने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया था अबाउट मोहेंजोदारो एंड पार्ट 1 में हमने मैप वर्क कंप्लीट किया था. सो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है देन उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. साथ ही अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए देन स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पीडीएफ फॉर्म में इस चैप्टर के नोट्स भी मिल जाएंगे. सो प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियोस का लिंक एंड नोट्स का भी आपको लिंक मिल जाएगा. सो आज हमें मेनली टॉपिक नंबर 4 से स्टार्ट करना है. सो द नेम ऑफ द टॉपिक इज ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस. सो इस टॉपिक पे हमें देखना ये है कि हड़प्पन लोगों में कुछ सोशल डिफरेंसेस होता था. सो अगर आप इंडियन सोसाइटी में देखते हैं तो आपको इंडिया में बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि सोशल डिफरेंसेस, इकोनॉमिक डिफरेंसेस, आपको कोई रिच देखने को मिलेगा, कोई पुअर देखने को मिलेगा, इवन आपको रिलीजन डिफरेंस देखने को मिलेगा एंड कास्ट में भी आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेगा. सो हमें इस टॉपिक में मेनली हड़प्पन लोगों के बारे में जानना है. क्या हड़प्पन लोगों में भी ऐसा ही कुछ डिफरेंसेस होता था? सो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना 4.1 टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बैरियर्स. सो आर्कियोलॉजिस्ट मेनली कुछ स्ट्रैटेजीज का यूज़ करते हैं ये जानने के लिए क्या हड़प्पन लोगों में एक ही कल्चर में रहने के बावजूद भी क्या उन लोगों में कुछ सोशल या फिर इकोनॉमिक डिफरेंसेस होता है, क्या कुछ सामाजिक या फिर आर्थिक डिफरेंसेस होता है. सो आर्कियोलॉजिस्ट मेनली दो स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करते हैं. फर्स्ट जो स्ट्रैटेजी है वो है स्टडिंग बैरियर्स. सो यही हमारा टॉपिक का भी नाम है 4.1 बैरियर्स. सो पहला जो स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट वो बैरियर्स को स्टडी करना. व्हाट इज बैरियर्स? सो बैरियर्स का मतलब होता है दफन. जब कोई आदमी मरता है एंड जब उसके डेड बॉडी को मिट्टी के नीचे दफनाया जाता है उस प्रैक्टिस को बैरियल्स कहते हैं. सो आर्कियोलॉजिस्ट मेनली बैरियल्स को स्टडी करते हैं, उस प्रैक्टिस को स्टडी करते हैं टू फाइंड आउट दैट क्या हड़प्पन लोगों में कुछ सोशल या फिर इकोनॉमिक डिफरेंसेस होता था. सो मेनली हम लोग बहुत ज़्यादा फैमिलियर है अबाउट द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट. आपको इजिप्ट के बड़े बड़े पिरामिड्स के बारे में पता होगा, हमने बहुत सारे पिक्चर्स में भी उसको देखा है. सो कुछ जो इजिप्ट के पिरामिड्स है वो कॉन्टेम्पोरेनियस है टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन. मतलब जिस टाइम पे हड़प्पन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता था करीब उसी टाइम पे कुछ पिरामिड्स भी बनाए गए थे. सो मेनली ये जो पिरामिड्स होते हैं वो रॉयल ब्यूरियल्स होते हैं. मतलब जब इजिप्ट में बड़े बड़े राजा महाराजाओं की डेथ होती है देन मेनली उसके बैरियल्स को दफनाया जाता है. जब उनके डेड बॉडी को दफनाया जाता है तो बड़े बड़े पिरामिड्स बनाए जाते हैं, तो इसीलिए उसको रॉयल बैरियल्स कहा गया है. इवन डेड बॉडी के साथ बहुत क्वांटिटीज़ ऑफ वेल्थ को भी दफनाया जाता है इजिप्ट में. बट हमें यहाँ पे हड़प्पन्स के बारे में जानना है. सो मेनली जो हमें बैरियल्स हड़प्पन साइट्स में मिले हैं, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने उसको स्टडी किया देन उन्हें ये पता लगा कि मेनली हड़प्पा में अगर किसी आदमी का डेथ होता था सो डेड बॉडी को मेनली एक गड्ढा खोद के दफनाया जाता था. कोई बड़े बड़े पिरामिड्स या फिर कुछ मैसिव स्ट्रक्चर्स नहीं बनाए जाते थे. कुछ डिफरेंसेस हमें ये देखने को मिले हैं कि कुछ गड्ढा जो है अलग अलग तरीके से बनाया जाता था. मेनली कुछ गड्ढों में ईंट से उसको अच्छे से लाइन किया जाता था फिर दफनाया जाता था. सो बस हमें यही डिफरेंस देखने को मिले हैं. सो हड़प्पा के कुछ ग्रेव्स में यानी कि कुछ कब्र में हमें पोट्री एंड ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं. सो ये इंडिकेट करती है कि हड़प्पन के लोग आफ्टर लाइफ के ऊपर बिलीव करते थे. हमें हड़प्पा में इन पोट्री एंड ऑर्नामेंट्स के अलावा बहुत सारी ज्वेलरीज भी मिले हैं दोनों ही मैन एंड वुमेन के बैरियल्स में. सो और एक इंसिडेंट के बारे में यहाँ पे बता रखा है कि जब मिड 1980s में हड़प्पा के एक सिमेंट्री में, मतलब हड़प्पा के जब एक कब्रिस्तान में एक्सकेवेशन किया गया सो वहाँ से हमें मेनली 3 चीज़ें मिली. सो पहला जो चीज़ मिला वो है 3 शेल रिंग्स. सेकेंड जो चीज़ मिली वो है जैस्पर बीड. सो जैस्पर एक तरह का प्रेशियस स्टोन होता है, एक पत्थर होता है जिससे बीड्स बनती है. सो जैस्पर के बीड्स मिले. एंड जो थर्ड चीज़ हमें मिली वो है हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो बीड्स, मतलब बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हमें बीड्स मिले. और ये सभी हमें कहाँ पे मिले? मेनली हमें एक मेल के स्कल के सामने मिले, मतलब एक आदमी के स्कल के सामने ये 3 टाइप्स के हमें चीज़ें मिली. कब मिली? मिड 1980s में हड़प्पा के जब एक सिमेंट्री में एक्सकेवेशन किए गए.
सो इन सब के अलावा कुछ कुछ एग्जाम्पल्स में या फिर कुछ कुछ बैरियल्स में ये भी देखने को मिला है कि डेड बॉडी को मेनली एक कॉपर मिरर के साथ बरी किया जाता था। सो मेनली यहाँ पे ये टॉपिक तो ख़त्म हो जाता है। सो इस टॉपिक से बताने की ये कोशिश की गई है कि मे भी हड़प्पन लोगों में कुछ सामाजिक डिफरेंसेस नहीं होता होगा, कुछ सोशल डिफरेंसेस नहीं होता होगा, बट मे भी उन लोगों में इकोनॉमिक डिफरेंसेस होता होगा। कैसे पता? हमें मेनली जो भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उससे ये हमें आइडिया लगता है। जैसे कि कुछ कुछ ग्रेव्स में, कुछ कुछ कब्र में हमें बहुत सारी ज्वेलरीज, पोट्री एंड ऑर्नामेंट्स मिले। सो ये इंडिकेट करती है कि मे बी उन लोगों का जो पोजीशन है, इकोनॉमिक जो पोजीशन है वो हायर होता होगा। एंड जिस बैरियर्स में, जिस ग्रेव्स में हमें कुछ भी नहीं मिले या फिर सिर्फ और सिर्फ कॉपर के मिरर मिले या फिर बहुत ज़्यादा मामूली चीज़ें मिली, वो ये इंडिकेट करती है कि ये जो लोग होते होंगे वो इकोनॉमिकली इतना रिच नहीं होते होंगे। सो हमें कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक डिफरेंस का प्रूफ मिलता है। सो विद दिस हमारा जो 4.1 टॉपिक है एंड जो पहला स्ट्रैटेजी है वो कंप्लीट होता है। सो 4.2 टॉपिक है उसमें मेनली हम लोग सेकंड स्ट्रैटेजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो द नेम ऑफ द टॉपिक इज लुकिंग फॉर लग्जरी। सो जो सेकंड स्ट्रैटेजी है जो आर्कियोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड आउट द सोशल डिफरेंसेस, वो ये है कि वो स्टडी करते हैं आर्टिफैक्ट्स को। सो पहला स्ट्रैटेजी में वो बैरियर्स को स्टडी करते हैं एंड दूसरे स्ट्रैटेजी में वो आर्टिफैक्ट्स को स्टडी करते हैं। सो आर्टिफैक्ट्स का मीनिंग मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था। आर्टिफैक्ट्स मतलब होता है प्राचीन कलाकृति। सो आर्कियोलॉजिस्ट मेनली आर्टिफैक्ट्स को दो कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सो जो पहला कैटेगरी है वो है यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स एंड जो दूसरा कैटेगरी है वो है लग्जरियस ऑब्जेक्ट। सो यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो मेनली हड़प्पन्स डेली यूज़ करते थे एंड वो ऑब्जेक्ट्स जो ऑर्डिनरी मटेरियल से बन जाते थे जैसे कि क्ले एंड स्टोन। सो यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स नाम से ही पता चलता है, यूटिलिटेरियन मतलब यूटिलाइज, यूजेबल ऑब्जेक्ट्स मतलब कि जो हड़प्पन्स डेली यूज़ करते थे। सो मेनली पहला कैटेगरी में यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स को रखा गया है जो डेली यूजेबल ऑब्जेक्ट्स से, जो ऑर्डिनरी मटेरियल से बनता है, जो ईजिली बन जाता है स्टोन एंड क्ले से, उन सब ऑब्जेक्ट्स को यूटिलिटेरियन कैटेगरी में रखा गया है। सो कुछ एग्जांपल्स भी दिया गया है यहाँ पे यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स का, जैसे कि क्वेंस, पोट्री, नीडल्स, फ्लैश रबर्स। एंड मेनली ये हमें देखने को मिला है कि ये जो यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स है वो लगभग हर एक सेटलमेंट्स में हमें देखने को मिला है। सेकेंड जो कैटेगरी है वो है लग्जरियस ऑब्जेक्ट्स। सो लग्जरियस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं। रेयर मीन्स बहुत ज़्यादा यूनिक होते हैं, हर किसी के पास ये ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं एंड बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगा होते हैं एंड नॉन लोकल मटेरियल से बनते हैं, मतलब उन मटेरियल से बनते हैं जो लोकली अवेलेबल नहीं रहते हैं विथ कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजीज। एंड ये जो मटेरियल है इनको बनाने में भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज़्यादा हार्ड टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है। सो उन ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं लग्जरियस ऑब्जेक्ट। लग्जरियस नाम से इसको भी पता चलता है, लग्जरी जो महंगा हो। सो इन दोनों पार्ट्स में, इन दोनों कैटेगरीज में आर्कियोलॉजिस्ट ने आर्टिफैक्ट्स को क्लासीफाई किया है। सो लग्जरियस ऑब्जेक्ट्स का भी कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। सो मेनली यहाँ पे लिटिल पॉट्स ऑफ फियांस का एग्जाम्पल दिया गया है। सो फियांस एक तरह का मटेरियल होता है जब ग्राउंड सैंड या फिर सिलिका को कलर के साथ एंड गम के साथ मिक्स किया जाता है एंड फिर उसको फायर किया जाता है, देन हमें फियांस मटेरियल मिलता है। सो फियांस के पॉट को बहुत ही प्रेशियस जो है ऑब्जेक्ट्स माना जाता है, लग्जरियस कैटेगरी में रखा जाता है क्योंकि फियांस बनाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। सो अगर हम इन ऑब्जेक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, इन आर्टिफैक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, सो हमें मेनली ये देखने को मिला है कि जो रियर ऑब्जेक्ट्स है, यानी कि जो लग्जरियस ऑब्जेक्ट है, जो वैल्यूएबल मटेरियल है, जो वैल्यूएबल मटेरियल से बनता है, सो वो मेनली हमें लार्जेस्ट सेटलमेंट्स में मिले हैं जैसे कि मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, एंड वो हमें बहुत ज़्यादा रेयरली ही स्मॉलर सेटलमेंट्स में मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल जो ये लिटिल पॉट ऑफ फियांस है जो बहुत ज़्यादा एक लग्जरियस ऑब्जेक्ट्स माना जाता है, एक लग्जरियस कैटेगरी में रखा जाता है एंड मेनली लिटिल पॉट ऑफ फियांस को परफ्यूम बॉटल्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सो ये जो फियांस का पॉट थी वो हमें मेनली मोहनजोदारो एंड हड़प्पा से मिला है। हमें कोई भी छोटे मोटे सेटलमेंट जैसे कि कलिबंगम से हमें फियांस का पॉट नहीं मिला है।
और एक चीज़ यहाँ पे बता रखा है अबाउट गोल्ड। सो मेनली गोल्ड भी बहुत ज़्यादा हमें रियरली मिला है, मतलब हड़प्पा के लोग गोल्ड का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते होंगे। सो ये भी यहाँ पे टॉपिक ख़त्म होता है। सो इससे भी, इस टॉपिक से भी ये बताने की कोशिश की गई है कि जो लग्जरियस ऑब्जेक्ट्स है वो ये इंडिकेट करती है कि जो इकोनॉमिकली रिच लोग होते होंगे वो लोग लग्जरियस ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते थे, एंड जो यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स है वो मेनली जो इकोनॉमिकली रिच नहीं होते होंगे, जो लो कैटेगरी में आते होंगे, वो यूज़ करते हैं। सो इन दोनों ही जो टॉपिक है, इन दोनों ही स्ट्रैटेजी से हमें मेनली ये पता चला कि हड़प्पन लोगों में सोशल डिफरेंस होता होगा कि नहीं वो नहीं पता, बट उन लोगों में इकोनॉमिक डिफरेंसेस ज़रूर होता होगा। सो विद दिस हमारा जो टॉपिक नंबर 4 है ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस वो ख़त्म होता है। So now let's start our fifth topic. The name of the fifth topic is finding about craft production. So इस टॉपिक में हमें ये देखना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्राफ्ट प्रोडक्शन कहाँ पे होता था एंड कैसे होता था। सो मेनली चान्होदारो एक बहुत ही टाइनी सेटलमेंट है, एक बहुत ही छोटा सेटलमेंट है एज कम्पेयर टू मोहनजोदारो। अगर हम मोहनजोदारो की बात करें तो करीब 125 हेक्टर्स का ये सेटलमेंट है। सो अगर हम चान्होदारो की बात करें तो वो करीब 7 हेक्टर से भी कम का सेटलमेंट है। बट चान्होदारो फेमस इसीलिए है क्योंकि ये जो सेटलमेंट है वो मेनली क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, मतलब क्राफ्ट का जो प्रोडक्शन होता है वो मेनली चान्होदारो में ही होता है। सो अलग अलग टाइप्स के क्राफ्ट प्रोडक्शन होते हैं, जैसे कि बीड्स मेकिंग, मोतिया बनाना चान्होदारो में होता है, शेल कटिंग, शेल को कट करके अलग अलग शेप प्रोवाइड करना, मेटल वर्किंग, मेटल को भी अलग अलग शेप प्रोवाइड करना, सील मेकिंग, मोहर बनाना, वेट मेकिंग जिससे वजन करते हैं उसको बनाना। सो इन सारे टाइप्स के जो क्राफ्ट्स के प्रोडक्शन होते हैं वो मेनली चान्होदारो में ही होता था। चान्होदारो ही मेन सेंटर होता था क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए। सो बहुत सारे वैरायटी के मटेरियल भी यूज़ किए जाते थे इन सबको बनाने के लिए, जैसे कि बीड्स बनाने के लिए बहुत सारे टाइप्स के मटेरियल के यूज़ किए जाते थे, जैसे कि स्टोन लाइक कार्नेलियन। सो कार्नेलियन एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा रेड कलर का स्टोन होता है। जैस्पर, जैस्पर के बारे में तो मैंने आपको अभी लास्ट टॉपिक में ही बताया कि ये भी बहुत ज़्यादा प्रेशियस स्टोन होता है। क्रिस्टल, क्वार्ट्ज एंड स्टीटाइट। सो इन सब स्टोन्स का इस्तेमाल किया जाता है बीड्स बनाने के लिए। स्टोन्स के अलावा बहुत ज़्यादा मेटल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कॉपर, ब्रोंज या फिर गोल्ड, शेल, फियांस एंड टेराकोटा एंड बर्न्ड क्ले, इन सब का भी इस्तेमाल किया जाता है बीड्स बनाने के लिए। सो बहुत सारे मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है, स्टोन्स का, मेटल्स का, टेराकोटा, बर्न्ड क्ले, शील, फियांस, इन सब मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है बीड्स बनाने के लिए। इवन इन बीड्स को अलग अलग शेप्स भी प्रोवाइड किया जाता था, जैसे कि डिक शेप, सिलेंड्रिकल शेप, स्पेरिकल शेप, बैरल शेप एंड सेगमेंटेड शेप। इवन इन बीड्स को बहुत अच्छे से डेकोरेट भी किया जाता था। सो मेनली पेंटिंग्स करके इन बीड्स को डेकोरेट किया जाते थे या फिर इनमें डिज़ाइंस को कट करके उसको डेकोरेट किया जाता था। सो हमने अब तक बात की कि किस टाइप से मटेरियल से बीड्स बनते हैं, क्या क्या शेप उनको दिया जाता है एंड किस टाइप से उसको डेकोरेट किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि कौन से टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता था बीड्स बनाने के लिए। सो मेनली टेक्निक्स जो होते थे वो डिफ़र करता था मटेरियल के अकॉर्डिंग। बीड्स बनाने का जो टेक्निक होता है वो डिफ़र करता है उसके मटेरियल के ऊपर, मतलब जिस टाइप का मटेरियल होगा उसी टाइप का टेक्निक भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टीटाइट एक बहुत ही सॉफ्ट स्टोन है एंड उससे आप बहुत ज़्यादा इजीली वर्क कर सकते हो। आप जो चाहे उसको शेप प्रोवाइड कर सकते हो, चाहे सिलेंड्रिकल हो, स्पेरिकल हो या फिर बैरल शेप हो। स्टीटाइट से आप कुछ भी शेप प्रोवाइड कर सकते हो। बट कुछ बीड्स को आकार देने के लिए, शेप प्रोवाइड करने के लिए मेनली स्टीटाइट पाउडर का एक पेस्ट बनाना पड़ता था। सो मेनली आर्कियोलॉजिस्ट के एक्सपेरिमेंट से हमें ये भी पता चल गया कि कार्नेलियन का रेड कलर कैसे ऑब्टेन होता है। सो जब एक येलोइश रॉ मटेरियल को बीड्स के साथ अलग अलग स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में उसको फायर किया जाता है, देन हमें मेनली कार्नेलियन का रेड कलर मिलता है। इसके अलावा हमें चान्होदारो, लोथल एंड धोलावीरा में स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स मिले हैं। ड्रिल्स क्या होते हैं? जिससे छेद किया जाता है। सो मेनली बीड्स को ड्रिल से छेद किया जाता होगा तभी तो वह माला बनती थी। सो मेनली चान्होदारो, लोथल एंड धोलावीरा में हमें स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स मिले हैं, मतलब हड़प्पन ड्रिल्स मशीन का यूज़ करते थे बीड्स बनाने के लिए एंड फिर बीड्स से उसको माला बनाने के लिए। सो चान्होदारो के अलावा और दो इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट है नागेश्वर एंड बालाकोट। सो ये जो दो सेटलमेंट है वो मेनली कोस्ट के सामने है एंड ये दो सेटलमेंट्स मेनली शेल ऑब्जेक्ट्स के लिए फेमस है। शेल ऑब्जेक्ट्स का ये सेंटर हुआ करता था। शेल ऑब्जेक्ट्स जैसे कि बैंगल्स या फिर लेडलेस।
एंड हो सकता है नागेश्वर एंड बालाकोट में से ही जो बड़े बड़े सेटलमेंट्स में शेल के ऑब्जेक्ट्स बेचे जाते थे, ट्रांसपोर्ट किया जाता था। सो आर्कियोलॉजिस्ट ने तो यही बताया है कि फिनिश प्रोडक्ट जो होता था जैसे कि बीड्स, वो चानूदारो या फिर लोथल में बनता था एंड फिर उसको लार्ज अर्बन सेंटर्स में जैसे कि मोहनजोदारो एंड हड़प्पा में उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता था, उसको वहाँ पे बेचा जाता था। सो इससे हमें पता चला कि मेनली चानूदारो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर है क्राफ्ट प्रोडक्शन का। जो क्राफ्ट्स का प्रोडक्शन होता था, बीड्स वगैरह जो बनाए जाते थे वो मेनली स्मॉलर सेटलमेंट्स में बनाए जाते थे एंड फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता था लार्जर सेटलमेंट्स में। सो विद दिस हमारा फिफ्थ टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे अपना 5.1 टॉपिक। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक नंबर 5.1, आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो इस टॉपिक में हम ये देखने वाले हैं कि आखिर आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता चला कि चानूदारो, नागेश्वर, बालाकोट, ये सब जो साइट है, ये सब जो छोटे छोटे सेटलमेंट्स है, यहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था। इनफैक्ट ये सब स्पेशलाइज सेंटर्स थे क्राफ्ट प्रोडक्शन के। सो इस टॉपिक में हम उसी के बारे में जानने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। सो आर्कियोलॉजिस्ट ये आइडेंटिफाई करने के लिए, ये जानने के लिए कि आखिर कौन से जगह पे, कौन से रीजन में क्राफ्ट प्रोडक्शन ज़्यादातर होता था, सो इसको पता लगाने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट मेनली कुछ चीज़ों को देखते हैं। फॉर एग्जांपल पहला जो वो चीज़ देखते हैं वो है रॉ मटेरियल, जैसे कि स्टोन, नोड्यूल्स, होल शेल, कॉपर और एक्सेट्रा। सो आर्कियोलॉजिस्ट कुछ कुछ मटेरियल को देखते हैं कि आखिर ये सब मटेरियल कहाँ पे अवेलेबल है, इसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा कहाँ पे है। देन वो आइडेंटिफाई करते हैं कि हो सकता है वो सेटलमेंट्स, वो साइट जहाँ पे ये सब ऑब्जेक्ट्स, ये सब मटेरियल जहाँ पे ज़्यादातर अवेलेबल है, वहीं पे इन ऑब्जेक्ट्स का क्राफ्ट प्रोडक्शन होता होगा। फॉर एग्जांपल हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था नागेश्वर एंड बालाकोट के बारे में कि ये जो दो सेटलमेंट है नागेश्वर एंड बालाकोट, ये मेनली कोस्ट के सामने है और यहाँ पे मेनली शेल के मटेरियल मिलते हैं, होल सेल यहाँ पे ज़्यादातर अवेलेबल रहते हैं। देन आर्कियोलॉजिस्ट ने ये कंक्लूजन निकाला कि हो सकता है कि आखिर नागेश्वर एंड बालाकोट में ज़्यादातर सेल के मटेरियल मिलते हैं, मतलब कि सेल से जो भी ऑब्जेक्ट्स बनते हैं वो यहीं पे बनते होंगे। इसीलिए आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि नागेश्वर एंड बालाकोट स्पेशलाइज सेंटर्स होता था शेल ऑब्जेक्ट्स का। सो इसी तरह वो दूसरे सेटलमेंट्स को भी देखते हैं एंड रॉ मटेरियल को देखते हैं कि आखिर अलग अलग टाइप्स के रॉ मटेरियल कहाँ पे ज़्यादातर अवेलेबल है। देन वो उस साइट्स को देखते हैं, उन सेटलमेंट्स को देखते हैं एंड देन वो आइडेंटिफाई करते हैं कि यहीं पे इन सब मटेरियल का क्राफ्ट प्रोडक्शन होता होगा, यही सब सेटलमेंट सेंटर होता होगा क्राफ्ट प्रोडक्शन का। इन सब के अलावा वो टूल्स, अनफिनिश ऑब्जेक्ट्स, रिजेक्ट एंड वेस्ट मटेरियल को भी देखते हैं, इन सब को भी स्टडी करते हैं ये जानने के लिए कि क्राफ्ट प्रोडक्शन कहाँ पे होता था। इनफैक्ट वेस्ट जो है सबसे बेस्ट इंडिकेटर होता है क्राफ्ट वर्क का। सो आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि वेस्ट मटेरियल से कैसे आर्कियोलॉजिस्ट जान सकते हैं कि क्राफ्ट प्रोडक्शन कहाँ पे होता था। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी हड़प्पा के लोग कुछ भी ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं किसी भी मटेरियल के, फॉर एग्जांपल अगर कोई हड़प्पा का लोग शेल या फिर स्टोन का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं कुछ भी ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए, देन सबसे पहले वो उस मटेरियल को कट करेंगे एक अप्रोप्रिएट शेप देने के लिए, एक आकार देने के लिए। देन वो जो कट पीसेस है, जो भी कट पीसेस है, उस मटेरियल से जो भी कट पीस निकलता है वो तो हड़प्पा के लोग उसको वेस्ट मानेंगे एंड वो फिर उसी प्लेस में उसको छोड़ देंगे जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा था। सो आर्कियोलॉजिस्ट को जहाँ पे भी ज़्यादातर वेस्ट मटेरियल मिल रहे थे, देन उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि यहीं पे ज़्यादातर प्रोडक्शन होता होगा, तभी तो वेस्ट मटेरियल हमें ज़्यादातर मिल रहे हैं। सो समटाइम्स हमें ये भी देखने को मिला है कि बड़े बड़े जो वेस्ट के पीसेस होते थे, लार्जर वेस्ट पीसेस जो होते थे, वो हड़प्पन्स उसको इस्तेमाल करके स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स भी बनाते थे। सो इन सब ट्रेसेस से, इन सब एविडेंस से हमें और एक चीज़ पता लगी कि सिर्फ और सिर्फ स्मॉलर सेटलमेंट्स या फिर स्मॉलर साइट्स में ही क्राफ्ट प्रोडक्शन नहीं होता था, बल्कि कुछ कुछ लार्ज सिटीज़ जैसे कि मोहनजोदारो एंड हड़प्पा में भी क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था। सो विद दिस हमारा टॉपिक नंबर 5.1 भी कंप्लीट होता है। सो बिफोर मूविंग फर्दर लेट मी टेल यू कि अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, अगर आपको ऐसे ही दूसरे चैप्टर्स के भी वीडियो देखना है, देन प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। सो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक नंबर 6, स्ट्रैटेजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल। सो इस टॉपिक में हम ये देखने वाले हैं कि हड़प्पन्स किन किन स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करते थे रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करने के लिए, मतलब प्राप्त करने के लिए।
सो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो डिफरेंट टाइप के वैरायटी के मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता था क्राफ्ट के प्रोडक्शन के लिए। इनफैक्ट हमने वन ऑफ द प्रीवियस टॉपिक में ये देखा था कि कैसे बीड्स बनाने के लिए अलग अलग डिफरेंट टाइप के वैरायटी के रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल, इनफैक्ट टेराकोटा का, बर्न क्ले एंड फियांस का भी इस्तेमाल किया जाता था बीड्स बनाने के लिए। सो सिर्फ बीड्स नहीं बल्कि जितने भी टाइप के क्राफ्ट के प्रोडक्शन होते थे अलग अलग टाइप के मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता था। कुछ कुछ जो मटेरियल है जैसे कि क्ले वो लोकली अवेलेबल हो जाते थे, मतलब हड़प्पा कई आसपास के साइट्स में अवेलेबल हो जाते थे। बट अगर हम बात करें कुछ अदर टाइप की मटेरियल की, जैसे कि कुछ डिफरेंट टाइप के स्टोन, टिम्बर, मेटल, सो इन सब को प्रोक्योर करने के लिए, इन सब को प्राप्त करने के लिए कभी कभार हड़प्पन्स को एलुवियल प्लेन के बाहर भी जाना पड़ता था। सो इस टॉपिक में और एक चीज़ के बारे में हमें बता रखा है कि हड़प्पा के एक साइट्स में हमें बुलक कार्ट का टेराकोटा टॉय मॉडल मिला है, जो ये सजेस्ट करता है, इससे हमें ये पता चलता है कि बुलक कार्ट एक इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता था हड़प्पन लोगों के लिए। हड़प्पन सिविलाइजेशन में बुलक कार्ट का इस्तेमाल किया जाता था सामान को एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इवन पीपल भी बुलक कार्ट के थ्रू ही एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करते थे अक्रॉस लैंड रोड्स, यानी कि ज़मीन के रास्तों से। रिवराइन रोड्स का भी इस्तेमाल किया जाता था। हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग रिवराइन रोड्स यानी कि रिवर के मार्ग का भी इस्तेमाल करते थे, जैसे कि इंदस रिवर। सो हमें पता है हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंदस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन इंदस रिवर के ही सामने है। सो इंदस रिवर एंड इनके जितने भी ट्रिब्यूटरीज है, हड़प्पन लोग उन सब रास्तों का इस्तेमाल करते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने के लिए। इनफैक्ट कोस्टल रोड्स यानी कि समुद्र के मार्ग्स का भी इस्तेमाल किया जाता था एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव होने के लिए, या फिर सामान को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए। सो विद दिस हमारा टॉपिक नंबर 6 का जो इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट होता है। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक 6.1 मटेरियल्स फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। सो इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि हड़प्पन लोग कौन से स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करते थे मटेरियल को ऑब्टेन करने के लिए। सो मेनली हड़प्पन क्राफ्ट प्रोडक्शन के मटेरियल को प्रोक्योर करने के लिए, क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए मटेरियल को प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते थे, अलग अलग वेज, अलग अलग स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करते थे। पहला जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि हड़प्पा के लोग सेटलमेंट्स को स्टेबलाइज करते थे उन जगहों पे जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल ज़्यादा क्वांटिटीज़ में अवेलेबल रहते थे, जैसे कि नागेश्वर एंड बालाकोट में हमें पता है कि वहाँ पे सेल्ट बहुत ही क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल रहते थे। तो हड़प्पन लोग क्या करते थे, वहाँ पे सेटलमेंट्स को स्टेबलाइज करते थे, मतलब वहीं पे जाके वो लोग निवास करते थे उन सब मटेरियल को प्राप्त करने के लिए। सो नागेश्वर एंड बालाकोट के अलावा सोटुगाई और एक साइट है जो कि अफगानिस्तान में है, जो कि बेस्ट सोर्स है लापिस लजुली की। लापिस लजुली एक बहुत ही खूबसूरत ब्लू कलर का स्टोन है जिसका जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ही प्रेशियस स्टोन है। सो ये जो स्टोन है लापिस लजुली, ये मेनली सोटुगाई में मिलता है। तो हड़प्पा के लोग सोटुगाई में भी सेटलमेंट्स को स्टेबलाइज करते थे लापिस लजुली के लिए। सो सोटुगाई के अलावा और भी साइट्स का नाम दिया गया है, जैसे कि लोथल जहाँ पे कार्नेलियन हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में मिलता है, स्टीटाइट जो हमें साउथ राजस्थान एंड नॉर्थ गुजरात से मिलता है, एंड मेटल जो मेनली हमें राजस्थान से मिलता है। सो ये बहुत सारे साइट्स का हमने नाम देखा जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल ज़्यादा क्वांटिटीज़ में अवेलेबल रहते हैं। सो हड़प्पा के लोग मेनली वहाँ पे जाते थे, वहाँ पे सेटलमेंट्स स्टेबलाइज करते थे, फिर वहाँ से वो मटेरियल को प्रोक्योर करते थे, मटेरियल को प्राप्त करते थे। सो ये था पहला स्ट्रैटेजी। दूसरा जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि हड़प्पा के लोग क्या करते थे, कभी कभी एक्सपेडिशन को सेंड करते थे। व्हाट इज एक्सपेडिशन? सो मेनली एक्सपेडिशन का मतलब होता है अ लॉन्ग जर्नी फॉर सम स्पेशल पर्पस। किसी विशेष काम के लिए लॉन्ग जर्नी को करना को एक्सपेडिशन कहते हैं। मतलब कि हड़प्पा के लोग कुछ विशेष काम से, विशेष काम यानी कि मटेरियल को ऑब्टेन करने के लिए, मटेरियल को प्राप्त करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते थे। वो कहाँ पे जाते थे? मेनली राजस्थान के क्षेत्रीय इलाकों पे जाते थे कॉपर के लिए, एंड साउथ इंडिया आते थे वो गोल्ड के लिए। सो अलग अलग जगहों पे जाते थे जहाँ पे भी अलग अलग टाइप के रॉ मटेरियल अवेलेबल होते थे, उन जगहों पे वो जाते थे, एक्सपेडिशन करते थे, मतलब लॉन्ग जर्नी वो लोग तय करते थे वहाँ पे अपने स्पेशल पर्पस को पूरा करने के लिए, स्पेशल पर्पस यानी कि मटेरियल को ऑब्टेन करने के लिए। इसके अलावा वो लोग क्या करते थे, वो लोग लोकल कम्युनिटीज़ के साथ अपना कम्युनिकेशन को स्टेबलाइज करते थे, मतलब वहाँ के जो भी कम्युनिटीज़ के लोग वहाँ पे रहते थे उन लोगों के साथ
साथ अपना कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करते थे एंड फिर वो मटेरियल को प्राप्त करते थे, मटेरियल को ऑब्टेन करते थे। सो मेनली हमें राजस्थान के क्षेत्रीय एरिया में कुछ डिसेंटिव टाइप के नॉन हड़प्पन पोट्री मिले हैं। डिसेंटिव मतलब कि विशेष टाइप के नॉन हड़प्पन पोट्री मिले हैं। नॉन हड़प्पन मीन्स हड़प्पा का पोट्री नहीं है, मतलब कि हमें हड़प्पा से भी कुछ अलग पोट्री मिले थे राजस्थान के क्षेत्रीय इलाकों पे। सो पोट्री के अलावा हमें अनयूजुअल वेल्थ भी मिला है कॉपर ऑब्जेक्ट्स का। सो इन सब चीज़ों को देख के आर्कोलॉजिस्ट को ये एविडेंस मिलता है कि ये हड़प्पन कल्चर का या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन का पोट्री एंड कॉपर ऑब्जेक्ट्स नहीं है। इसलिए आर्कोलॉजिस्ट ने इसको एक अलग ही कल्चर नाम दे दिया। क्या कल्चर नाम दिया है? गणेश्वर जोधापुर कल्चर। सो हो सकता है कि गणेश्वर जोधापुर कल्चर के जो इनहेबिटेंट्स थे, जो लोग थे, वो कॉपर सप्लाई करते होंगे हड़प्पन्स को। सो विद दिस हमारा 6.1 भी टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक नंबर 6.2, कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड। सो इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का दूसरे सिविलाइजेशन के साथ या फिर दूसरे रीजन के साथ किस टाइप के कॉन्टैक्ट होते थे, किस टाइप के रिलेशन होता था। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सो मेनली जब आर्कोलॉजिस्ट ने अपना रिसेंटली एक्सकेवेशन किया, उससे हमें ये पता चला कि जो हड़प्पन से वो मेनली कॉपर ओमान से मंगाते थे। ओमान से वो लोग ट्रेड करते थे कॉपर को। सो हमें पता है कि ओमान एक कंट्री है। कहाँ पे कंट्री है वो अरेबियन पेनिनसुला के साउथ ईस्टर्न टिप पे है। सो मैं आपको एक बार मैप में भी दिखा देती हूँ। ये जो आप रीजन देख रहे हैं ये ओमान है। सो इसके अलावा हमें क्या बता रखा है कि जब आर्कोलॉजिस्ट ने ओमानी कॉपर और हड़प्पा के आर्टिफैक्ट्स, ओमानी कॉपर यानी कि जो कॉपर ओमान से मंगवाए जाते थे। सो जब ओमानी कॉपर एंड हड़प्पा के आर्टिफैक्ट्स को आर्कोलॉजिस्ट ने केमिकल एनालिसिस किया, देन उन्हें ये देखने को मिला कि ये दोनों ही मटेरियल में हमें निकल के ट्रेसेस मिले, जो ये सजेस्ट करता है, ये बताता है कि ये जो दोनों ही मटेरियल है, इसका जो ओरिजिन है वो कॉमन है, मीन्स इसका जो सोर्स है वो कॉमन है। सो इससे हमें पता चला कि हड़प्पा एंड ओमान एक दूसरे से कनेक्टेड थे, एक दूसरे के साथ ट्रेड करते थे एंड एक दूसरे के साथ इनका कॉन्टैक्ट था। सो हमें कॉन्टैक्ट का सिर्फ इसी एग्जाम्पल से, इसी ट्रेसेस से नहीं पता चलता है, बल्कि इसके अलावा भी हमें ट्रेसेस मिले हैं, एविडेंस मिले हैं हड़प्पा के ओमान के साथ कॉन्टैक्ट का। सो मेनली ओमानी साइट्स में, मतलब ओमान के एक साइट्स में हमें डिसेंटिव टाइप ऑफ वेजल मिला है। डिसेंटिव विशेष टाइप के एक वेजल मिले हैं। जब आर्कोलॉजिस्ट ने देखा इस वेजल को, देन उन्हें पता लगा कि ये जो वेजल है ये एक लार्ज हड़प्पन जार है, मतलब हड़प्पा का एक जार है जिसमें एक ब्लैक क्ले के थिक लेयर से उसको कोटिंग किया गया है। वो मेनली कोटिंग इसलिए किया गया है ताकि लिक्विड का परकुलेशन ना हो, मतलब अगर उस जार में कुछ भी लिक्विड का सामान उसमें अगर स्टोर किया जाता है देन वो लिक्विड बह ना जाए, इसीलिए उसको एक ब्लैक क्ले से अच्छे से मोटा सा लेयर उस पर कोटिंग किया जाता है। सो इससे आर्कोलॉजिस्ट ने ये पता लगाया कि हो सकता है कि हड़प्पन्स एक्सचेंज करते होंगे अपने वेजल्स को फॉर ओमानी कॉपर। सो जैसे कि हमें पता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा पुराना है एंड उस टाइम पे मनी या फिर कॉइन्स का तो इन्वेंशन हुआ नहीं होगा। देन जो भी ट्रेड वगैरह करते थे वो लोग मेनली बार्टर सिस्टम के थ्रू करते थे। बार्टर सिस्टम क्या होता है? वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज फॉर गुड्स, एक गुड के बदले आप दूसरा गुड को एक्सचेंज करो। सो हड़प्पन्स भी कुछ ऐसा ही करते थे। वो लोग जब ओमान के साथ ट्रेड करते थे तो वो मेनली अपना हड़प्पा के जार्स को एक्सचेंज करते थे ओमान के कॉपर के लिए। सो इससे हमें एकदम पता चल जाता है कि हड़प्पा का एंड ओमान का कैसा कॉन्टेक्ट था। वो लोग एक दूसरे के साथ ट्रेड करते थे। हड़प्पा के लोग ओमान से कॉपर मंगवाते थे एंड ओमान के लोग हड़प्पा का डिसेंटिव ऑब्जेक्ट्स जैसे कि हड़प्पा के जार को वो लोग लेते थे। सो इसके अलावा इस टॉपिक में मेसोपोटामिया के बारे में भी बता रखा है। सो जैसे कि हमें पता है, हमने क्लास 11 के सेकंड चैप्टर में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। सो हड़प्पन सिविलाइजेशन जिस टाइम पे एग्जिस्ट करता था, करीब उसी टाइम पे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन भी एग्जिस्ट करता था। सो मेसोपोटामिया से जो हमें टेक्स्ट मिले हैं जो करीब 3rd मिलेनियम BC में लिखे गए थे, मतलब 3000 BC में लिखे गए थे। सो उसमें ये बताया गया है कि मेसोपोटामिया में कॉपर मेनली एक रीजन से आता था जिसका नाम था मेगान। सो आर्कोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग हो सकता है कि मेगान जो है वो ओमान का ही एक नाम है। उस टाइम में ओमान को ही मेगान कहा जाता था।
एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो भी हमें कॉपर मिले हैं मेसोपोटामिया के साइट्स में, उसमें भी निकल के ट्रेसेस है। मतलब इससे एकदम क्लियर हो जाता है कि हड़प्पा में जो कॉपर मिले हैं, जो कॉपर से आर्टिफैक्ट्स बनते हैं, उसमें भी निकल के ट्रेसेस है। जो ओमान में हमें कॉपर मिले हैं, उसमें भी निकल के ट्रेसेस है। एंड इवन जो मेसोपोटामिया में हमें कॉपर मिले हैं, उसमें भी निकल के ट्रेसेस है। सो इससे यही पता चलता है कि ये जो तीनों साइट है, ये जो तीनों सिविलाइजेशन है, इसका जो कॉपर का सोर्स है वो सिमिलर है। इन लोगों के पास जो कॉपर है, इसका जो ओरिजिन है वो सेम है। इसीलिए आर्कियोलॉजिस्ट ने ये कहा है कि मेगान हो सकता है ओमान ही है। सो नेक्स्ट ये बता रखा है कि मेसोपोटामिया के टेक्स्ट में सिर्फ ओमान के साथ कांटेक्ट के बारे में नहीं बता रखा है, बल्कि इसके अलावा मेसोपोटामिया के टेक्स्ट में कुछ दूसरे रीजन के बारे में भी लिखा गया है, जैसे कि दिलमुन। सो हो सकता है कि दिलमुन प्रोबेबली अभी के बहरीन के आइलैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट बता रखा है मेगान के बारे में, जो हमने पढ़ा, मेगान प्रेजेंट डे ओमान को कहा गया है। एंड तीसरा जो रीजन का नाम है वो है मेलुहा। सो मेसोपोटामिया के टेक्स्ट में ये भी बता रखा है कि मेलुहा के साथ भी उनका कांटेक्ट होता था। सो आर्कियोलॉजिस्ट ने ये बताया कि मेलुहा हो सकता है ये हड़प्पन सिविलाइजेशन को या फिर हड़प्पा के रीजन को ही उस टाइम पे मेलुहा कहा जाता था। सो आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता कि हड़प्पा को ही मेलुहा कहा जाता था? सो मेनली मेसोपोटामिया के टेक्स्ट में ही ये मेंशन किया गया है कि वो लोग मेलुहा से क्या क्या प्रोडक्ट मंगवाते थे। जैसे कुछ प्रोडक्ट का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, कार्नेलियन, लपिस लजूली, कॉपर, गोल्ड एंड वैरायटीज ऑफ वुड। सो इससे तो एकदम समझ में आ गया, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ाया आपको कि हड़प्पन रीजन में मेनली हमें किस किस टाइप के मटेरियल मिलते हैं। तो सबसे पहले कार्नेलियन जो हमें लोथल में मिलता है, एंड लापिस लजूली जो हमें शोटुगाई में मिलता है। ये दोनों ही साइट्स हड़प्पन रीजन, हड़प्पन कल्चर के ही साइट है। सो इससे एकदम क्लियर हो गया कि मेलुहा कोई और रीजन नहीं, बल्कि हड़प्पा के रीजन को ही मेलुहा कहा गया है। उस टाइम में हड़प्पा को ही मेलुहा कहा जाता था। एंड मेसोपोटामिया का हड़प्पा के साथ भी कांटेक्ट था, ओमान के साथ भी कांटेक्ट था, एंड दिलमुन के साथ भी कांटेक्ट था। सो इन सब के अलावा और एक चीज़ ये बता रखा है कि हो सकता है ओमान, बहरीन एंड मेसोपोटामिया का जो कम्युनिकेशन होता होगा वो बाय सी होता होगा, क्योंकि आप मैप में भी देख सकते हैं, यहाँ पे है ओमान, यहाँ पे है मेसोपोटामिया, यहाँ पे है दिलमुन। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन तीनों जो रीजन है, इनके बीच में आपको एक सी देखने को मिलेगा। सो हो सकता है ये लोग सी रोड के थ्रू ही एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते थे, एक दूसरे के साथ ट्रेड करते थे। एंड और एक हमें चीज़ ये मिली है देखने को कि जो हमें सील्स मिले हैं, सो उसमें हमें शिप्स एंड बोट्स के पिक्चर्स मिले हैं, शिप एंड बोट्स के डिपिक्शन मिले, डिपिक्शन मतलब चित्र, पिक्चर्स मिले हैं। सो इससे एकदम क्लियर होता है कि मेसोपोटामिया के लोग एंड हड़प्पन कल्चर के लोग, इनफैक्ट उस टाइम के लोग बोट एंड शिप्स का भी यूज़ करते थे एक दूसरे के साथ ट्रेड करने के लिए, एंड समुद्री रास्तों का या फिर सी रोड्स का भी इस्तेमाल करते थे ट्रेड के लिए। सो विद दिस हमारा टॉपिक नंबर 6.2 भी कंप्लीट होता है। सो रेस्ट ऑफ द टॉपिक वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो। एंड जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी पार्ट 4, वो हमारा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा, क्योंकि उसमें हम लोग चैप्टर को एंड करेंगे, हम लोग जो बाकी के जो भी टॉपिक्स बचे हैं उसको फिनिश करेंगे। सो प्लीज़ पार्ट 4 भी ज़रूर देखिएगा। सो आई होप कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। अगर आपको ऐसे ही दूसरे चैप्टर्स के भी वीडियोज़ देखने हैं, इवन आपको अगर पॉलिटिकल साइंस के भी वीडियोज़ देखने हैं, देन आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं बहुत जल्द पॉलिटिकल के भी वीडियोस अपलोड करूँगी। सो कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है। सो मैं मिलती हूँ जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून विथ माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।